आप स्क्रीन पर ये जो वर्ड देख रहे हैं इसे हम आगे डी से डिनोट करेंगे बिकॉज ये कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है बल्कि वो जहर है जो आज लगभग हर अमेरिकी की खून में रम चुका है। अमेरिकन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 5वें मिनट पर अमेरिका में एक व्यक्ति की मौत होती है डी की ओवरडोज की वजह से। इतना ही नहीं, नशे की वजह से अमेरिकी लोगों की औसतन उम्र 2 साल कम हो गई है। वहीं पिछले 1 साल में यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग नशे की ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2004 में ये आंकड़ा 29,813 था। मरने वाले हर 10 लाख में से करीब 314 लोगों की डी से होती है, जिनकी उम्र 16 से 64 साल के बीच है। लेकिन बड़ा झटका तो आपको ये जानकर लगेगा कि दुनिया की सबसे पावरफुल देश की इस हालत के जिम्मेदार एक अमेरिकी फैमिली है जिसने अमेरिका को नशे की तरफ धकेल दिया। लेकिन कैसे और कौन है वो फैमिली जिस पर आज भी 2300 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे अमेरिका में नशा एक महामारी बन गया। देखिए, ये है अमेरिका जो इकोनॉमी और डिफेंस सेक्टर के साथ साथ नशे में भी अव्वल यानी नंबर 1 पर है। 23.19 करोड़ पॉपुलेशन वाले अमेरिका में लगभग 125 मिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी उम्र में ले चुके थे। वहीं 39 मिलियन ने और 28 मिलियन ने सिंथेटिक डी लिया है जिसे लैब में बनाया जाता है। हालांकि ये आंकड़ा 2020 का है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी आबादी डी में इन्वॉल्व है। NCTAS यानी नेशनल सेंटर फॉर डी अब्यूज स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के 280 मिलियन लोगों में से 31.9 मिलियन डी कंज्यूमर्स हैं और इसी के चलते मई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच 70,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नशे में डूबे हुए अमेरिकी लोगों का कहना है कि एक बार जब आप नशीले पदार्थ लेना शुरू कर देते हैं तो उससे आपका रिश्ता किसी इंसान की तरह बन जाता है जिसे आप छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। नशे की लत की यह कहानी किसी 1 या 2 शख्स की नहीं है बल्कि अमेरिका में रहने वाले ऐसे लाखों लोगों की है जो नशे के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश में कैसे डी की जड़ें इतनी गहराई तक फैल गईं। बात 1990 के दशक की है जब अमेरिका के लोगों में बॉडी पेन की बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी। वहां के डॉक्टरों ने भी इस चीज को नोट किया और फार्मा कंपनियों को इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने की सलाह दी। ये सुनते ही अमेरिका में फार्मा कंपनियों के बीच पेन किलर बनाने की होड़ मच गई। लेकिन इस दौर में सबसे आगे निकली पर्ड्यू फार्मा कंपनी और इस दवा को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डॉक्टर रिचर्ड सैकलर ने। वो इस कंपनी के को फाउंडर थे। वहीं इनकी कंपनी ने जो दवा बनाई उसका नाम था ऑक्सीकॉन्टिन। इसके बाद पर्ड्यू कंपनी ने 15 जून साल 1993 से लेकर 15 अप्रैल साल 1994 तक यानी करीब 1 साल तक ऑक्सीकॉन्टिन का ट्रायल किया और इस ट्रायल में 133 ओल्ड एज लोगों को इन्वॉल्व किया गया था जिन्हें घुटनों और जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम थी। हालांकि इस ट्रायल को महज 63 लोग ही कंप्लीट कर पाए थे, जिनमें से 82% लोगों में इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। इन सब के बावजूद भी कंपनी ने खतरे को नजरअंदाज कर दिया और दवा को सेफ डिक्लेयर करते हुए ये कहा कि ये मेडिसिन लंबे समय तक दर्द से राहत देगी। इसके बाद कंपनी की मार्केटिंग टीम ने दवा को लोगों के बीच ले जाने के लिए 500 डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की। इनमें से 76% डॉक्टर ऐसे थे जो इस दवा के इस्तेमाल के लिए राजी हो गए। इसके बाद ऑक्सीकॉन्टिन मेडिसिन इसको मार्केट में उतार दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिचर्ड सैकलर ने दवा को प्रमोट करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां रखी। इस बीच कंपनी ने जाने माने डॉक्टर्स की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की भी फुल कोशिश की और उन्हें अपनी इस मुहिम से जोड़ लिया। डॉक्टर्स ने कंपनी की इस मुहिम की तारीफ जरूर कर दी, लेकिन उन्हें मन ही मन डर था कि कहीं इसे खाने के बाद लोगों को दवा की आदत ना लग जाए। हालांकि कंपनी ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये रहा कि बाजार में आते ही ऑक्सीकॉन्टिन लेने वालों की लाइन लग गई। इतनी बिक्री हुई कि कंपनी ने 1 साल की सेल के टारगेट को महज 8 महीने में ही कंप्लीट कर लिया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट वॉक्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीकॉन्टिन ने देश में क्रांति ला दी थी। दर्द से परेशान लोग दवाई पर इस तरह से झपट रहे थे जैसे भूखा रोटी के लिए झपटता है।
मार्केट में ऑक्सीकॉन्टिन की इतनी डिमांड देखकर धीरे धीरे दूसरी फार्मा कंपनियों ने भी मौके पर चौका मारने का सोचा और पेन किलर बनाने के बिजनेस में कूदना शुरू कर दिया। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केवल 2012 में अमेरिका के डॉक्टरों ने 25 करोड़ से ज्यादा दर्द के मरीजों को ऑक्सीकॉन्टिन दवा लिख डाली। तब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कीथ हम्फ्रीज ने भी यही बात कही थी कि इस दवा से दर्द खत्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंसानों को इसकी आदत जरूर लग जाएगी। और उनकी ये बात सही भी साबित हुई। दरअसल इसके कुछ समय बाद ही ये नोट किया गया कि अमेरिका में काफी सारे लोगों को ऑक्सीकॉन्टिन खाने की आदत लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोग ओवरडोज होने लगे थे। जब इस दवा के ओवरडोज की वजह से काफी सारे लोग मरने लगे, तब जाकर सरकार ने 2013 में इस पर रोक लगाने का फैसला किया। लेकिन जब तक सरकार ने होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2015 में अमेरिका में डी के ओवरडोज से रिकॉर्ड 52,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़ा वहां सड़क दुर्घटना और मास शूटिंग से वालों से भी कई ज्यादा था। यहाँ तक कि 2015 में डी से होने वाली के आंकड़ों ने 1995 में इस महामारी के दौरान होने वाले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तब ये माना गया कि अमेरिका में नशा एक महामारी बन चुका है। इसे ओपियोइड क्राइसिस नाम दिया गया। दिक्कत ये थी कि दवा पर बैन लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। इनफैक्ट असल प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू हुई थी। दरअसल जिन लोगों को ऑक्सीकॉन्टिन की आदत लग गई थी वो इसे चोरी छिपे इस्तेमाल भी कर रहे थे। वहीं जब इन्हें ये दवा मिलनी बंद हो गई तो ये इसकी जगह और खतरनाक डी फेंटेनाइल यूज करने लगे। इस तरह अमेरिका में एक जनरेशन पूरी तरह से नशे की चपेट में आ गई। वहीं बात अब केवल या ओवरडोज तक सीमित नहीं है। फिलहाल अमेरिका में ज़ॉम्बी डी का आतंक फैला हुआ है, जिसे फैंटेनिल नामक मिलाकर तैयार किया जाता है। दोनों के मिक्सचर से बने हुए इस डी को ट्रंक टॉप नाम दिया गया है। ये बॉडी को ज़ॉम्बी जैसा खोखला कर देता है। इसे लेने से बॉडी की स्किन सड़ जाती है और मजबूरी में शरीर का वो हिस्सा काटना पड़ता है। वहीं फेंटेनिल खुद भी एक बड़ी खतरनाक डी है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर माने तो आने वाले समय में यही डी अमेरिका को खोखला कर देगी। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये सिंथेटिक ओपियोइड है, मतलब वो केमिकल जो दिमाग के खास हिस्से पर काम करता है और दर्द को कम करने में मदद करता है। मॉर्फिन से लेकर कई ऐसे ओपियोइड्स हैं जो सीरियस पेन से जूझते मरीजों को या सर्जरी के बाद दर्द को कम करने के लिए दिए जाते हैं। फेंटेनिल सिंथेटिक डी है क्योंकि वो लैब में बनाया जाता है। ये मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जबकि जैसे खतरनाक डी से भी 50 गुना ज्यादा तेज होता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि फेंटेनिल कितना खतरनाक है। इसे लैब में बनाना आसान है, इसलिए इसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होता है और लोग डॉक्टर के लगभग 50.6 मिलियन फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाकर इसे ले भी रहे हैं, जबकि इसकी बहुत छोटी मात्रा भी जानलेवा है। वहीं इसकी वजह से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही फोटो ओहायो शहर के रहने वाले रॉजर मैक्लेयर्न की है। डी के ओवरडोज की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। ये उस वक्त की फोटो है जब पुलिस उसे अस्पताल ले जा रही थी। और ये है अमेरिका के ओहायो शहर में ही रहने वाली रेचल हॉफमैन। इस फोटो में वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। डिलीवरी के बाद नशे की आदत के चलते उसके बच्चे की कस्टडी छीन ली गई। अभी ये डी एडिक्शन एंटर में अपना इलाज करवा रही है। अमेरिका की इस हालत का जिम्मेदार सैकलर फैमिली को माना जाता है, क्योंकि जिस पर्ड्यू फार्मा कंपनी ने ऑक्सीकॉन्टिन दवा बनाई थी उसे चलाने वाले सैकलर फैमिली के लोग थे। आसान शब्दों में कहें तो इस परिवार के पास उस पर्ड्यू दवा कंपनी का मालिकाना हक था, जिसकी दवा को खाकर अमेरिका में लोगों को नशे की लत लगी थी। साल 2007 में पर्ड्यू फार्मा से जुड़ी एक कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगे, जिसके चलते उसे 50,000 करोड़ का जुर्माना देना पड़ा। इस फैमिली के कई सदस्य 2018 तक कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स रहे, जिन्होंने पेन किलर्स के नाम पर नशे की दवा बेचकर खूब मुनाफा कमाया था। लेकिन ओपियोइड क्राइसिस के बाद अमेरिका के 23 राज्यों में सैकलर परिवार की पर्ड्यू फार्मा के खिलाफ झूठ बोलने और दवा की हकीकत छुपाने के 2300 केस दर्ज किए गए। वहीं अमेरिका को के क्राइसिस में धकेलने के बाद कंपनी ने 2019 में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। आखिरकार 2020 में अमेरिका की एक कोर्ट में पर्ड्यू फार्मा को उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए दोषी भी ठहराया गया। कोर्ट ने माना कि कंपनी ने ये बात छिपाई कि लोगों को इस दवा की लत लग सकती है, जो किसी नशे से भी खतरनाक है। इससे लोगों ने अनजाने में दवा का खूब इस्तेमाल किया, जिसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। अमेरिका के अलग अलग राज्यों की कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया था कि वो पीड़ितों को जुर्माना दे,
कंपनी ने कई बार हर्जाना दिया भी, लेकिन उस पर चल रहे मुकदमे बंद नहीं हुए। इसके बाद सैकलर फैमिली ने हजारों मुकदमों से निपटारे के लिए कुछ शर्तें रखी और $6 बिलियन का भुगतान करने का फैसला किया। इसके बदले में सैकलर फैमिली ने उनके और कंपनी के खिलाफ किसी भी नए मुकदमे को रोकने की मांग की। वहीं आखिर तक सैकलर फैमिली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। हालांकि NYT की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि सैकलर परिवार ने उस NGO को 155 करोड़ डोनेशन दिया था जो दवाइयों को लेकर सरकार की पॉलिसी बनाने में सजेशंस देता है। अब इस बात की जांच कराने की मांग उठ रही है कि कहीं इस नेशनल अकेडमी संस्था ने सैकलर परिवार के दबाव में आकर तो सरकार को कोई सजेशन नहीं दिया था। वहीं 4 साल बाद अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करनी शुरू की है कि क्या कंपनी ने पीड़ित लोगों के परिवार से जो मुआवजा देने का वादा किया था वो पूरा हो रहा है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक $6 बिलियन के जुर्माने की पेमेंट कैश में ही नहीं होनी थी, बल्कि ये डिसाइड किया गया कि कंपनी को फिर से खड़ा करके उसे एक पब्लिक बेनिफिशियरी ट्रस्ट में बदला जाएगा। इसके तहत ओपियोइड के पेन किलर ऑक्सीपॉन के साथ साथ सभी दवाओं की सेल से होने वाले प्रॉफिट को बड़े लेवल पर पीड़ितों को दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में $6 बिलियन की डील के खिलाफ दायर याचिका में यह मुद्दा भी उठ सकता है कि कहीं सैकलर परिवार को बचाने के लिए कंपनी ने दिवालिया होने का ढोंग तो नहीं रचा, क्योंकि अब तक सैकलर फैमिली ने खुद को दिवालिया घोषित नहीं किया है। अगर कोर्ट $6 बिलियन की डील को गैर कानूनी ठहरा देती है तो इस फैमिली के खिलाफ सिविल केस दायर होने का खतरा बढ़ सकता है। बाकी आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।